नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैनम एकेडमी रीवा में। और चलिए आइए, पटवारी का टॉपिक चल रहा है और साइंस भी चल रहा है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जितना इसमें आता है उतना सीख लेते। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, साउंड। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो हमारी ध्वनि है वो क्या है। तो ये क्या है हमारे पास, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। ठीक है, चलिए चलिए दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, सेकंड लिख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मीडियम डिपेंडेंट, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है इसे, माध्यम, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, यानी मीडियम, मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट है ये हमारी। ठीक है ना। चलिए दो बातें आप लोगों ने लिख ली। अब चलिए तीसरा कंसेप्ट सीखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। स्पीड ऑफ साउंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं, स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड हमारे देखें तो साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सॉलिड। उसके बाद किस में होती है, द्रव में, यानी लिक्विड, लिक्विड। और तीसरी हमारे पास किस में होती है, गैस में। तीसरी हमारे पास किस में होती है, गैस में। तो सबसे ज्यादा हमारे पास गैस में, हमारे पास सबसे कम होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं, एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, कोई भी एकदम बकवास बातें नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। तो ठोस में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टील में साउंड की, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि बताइए सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किस में होती है, तो आपने वहां पे क्या ऑप्शन में दिया होगा, स्टील, स्टील। अब आपको मैं बताता हूं स्टील जो हमारे पास होते हैं उसमें साउंड की स्पीड होती कितनी है। तो चलिए लिख लीजिए, स्टील में, स्टील जो होता है, इस्पात, इस्पात, इसमें हमारी साउंड की स्पीड कितनी होती है, 5000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं एल्यूमिनियम में बात करूं, एल्यूमिनियम में तो 6400 मीटर पर सेकेंड होती है। अब बताइए मित्रों, देखिए आपके पास मैंने क्या बोला, स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड और एल्यूमिनियम में कितनी होती है, 6400 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताइए, अगर आपने जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें होती है, इस्पात में होती है, तो वहां पे आपने गलती नहीं की है। बस वहां पे उन जो चार ऑप्शन दिए रहेंगे उनके कंपेयर में स्टील की सबसे ज्यादा होती है। उनके कंपेयर में क्या होती है, स्टील की हमारे पास सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में एल्यूमिनियम दे दिया जाए तो एल्यूमिनियम में हमारे पास कितनी होती है, 6400 मीटर पर सेकेंड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वाटर पे लिख लीजिए। वाटर में, वाटर में हमारे पास स्पीड कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकेंड। वाटर में हमारे पास स्पीड कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं गैस की बात करूं, गैस की बात करूं तो गैस में हमारी स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसलिए आप लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप इन सारी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपसे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते। क्या है हमारे पास, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। चंद्रमा पर बात नहीं कर सकते, क्यों, क्यों। देखिए मित्रों, चंद्रमा पर बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, नो एयर। चंद्रमा पे हमारे पास एयर नहीं है, तो हमारे पास क्या है, नो मीडियम, यानी हमारे पास माध्यम भी नहीं है, माध्यम भी नहीं है। तो जब हमारे पास, अभी हमने देखा कि जो हमारा साउंड होता है वो हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है, जो हमारे पास क्या होती है, मीडियम डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे हमारे पास एयर जो है, जो हमारा एक अच्छा मीडियम है बातचीत करने का, तो चंद्रमा में हमारे पास कोई मीडियम ही नहीं है, इसलिए हम चंद्रमा में बात नहीं कर सकते। ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए जो आपसे पूछा जाता है, चंद्रमा, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, निर्वात में, वैक्यूम में, वैक्यूम, वैक्यूम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, निर्वात। एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। वैक्यूम, निर्वात में जो हमारे पास साउंड की चाल होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कितनी होती है, आप लोग सभी लोग लिख लीजिए, 0 मीटर पर
सेकेंड। निर्वात, अभी मैंने बोला हमारी जो साउंड होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, और हमारे पास निर्वात, निर्वात में कुछ, निर्वात मतलब डिप्लीशन ऑफ एयर, मतलब हवा है ही नहीं वहाँ पे, हवा नहीं है अगर, तो वहाँ पे हमारी साउंड की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होगी, यानी हम वहाँ बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, 3rd नंबर लिख लीजिए। चंद्रमा पर विस्फोट हो जाए तो विस्फोट का साउंड धरती पर कब पहुंचेगा, ठीक है ना। विस्फोट हो जाए, क्या हो जाए, विस्फोट, 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 अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो जाए तो जो हमारे पास साउंड है, साउंड है वो धरती पर, वो धरती पर कब पहुंचेगा, धरती पर कब पहुंचेगा, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए, अब देखिए, वीडियो को पॉज करिए, और अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखा है, अगर आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे कंटेंट में लेके आता रहूं। चलिए, तो आप लोग जानते हैं कि जब हमारे पास चंद्रमा में एयर नहीं है तो हम वहां से, हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, तो वहां विस्फोट हो या सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें साउंड तो यहां आने वाली ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम कभी भी उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना, हम कभी भी उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। चलिए ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है ना, तो आवाज हमारे पास कभी नहीं पहुंचेगी क्योंकि वहां पे हमारे पास मीडियम नहीं है। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है हमारे पास, ये भी लिख लीजिए, बहुत बार मैं बता चुका हूं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप लोगों को पता है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है क्या, आपकी स्पीड ऑफ लाइट। चलिए, इतनी बातें सीखने के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट भी सीख लेते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है मित्रों, एक भी पॉइंट मत छोड़िएगा, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बताए दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड की अगर मैं बात करूं तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। पहले हमारे पास साउंड को हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास क्या होता है, अपश्रव्य, आराम से देखिएगा, अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सॉरी सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं, इंफ्रासोनिक, लिख क्यों नहीं रहा है, ये लीजिए, चलिए अब सही हो जाएगा। इंफ्रासोनिक हमारे पास क्या हो गया, रुक जाए, थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है लिखने में। चलिए, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ठीक है ना। पहला हमारे पास क्या होता है, अपश्रव्य होता है, इंफ्रासोनिक। दूसरा हमारे पास क्या होता है, श्रव्य होता है। श्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑडिबल, AUDIOBLE, ऑडिबल, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास होता है, तीसरा हमारे पास होता है पराश्रव्य। तीसरा हमारे पास क्या होता है, पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि, इसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। आप लोग इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है क्योंकि इस बोर्ड पे लिखते नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लेकिन फिर भी जो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं अपश्रव्य ध्वनि की बात करूं, इंफ्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड की बात करूं, तो हमारे पास क्या होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। श्रव्य जो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन सुन सकता है कहां तक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000, इसके बाद 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये लीजिए, के का मतलब क्या होता है, 3 जीरो, और यहां लिख दीजिएगा क्या, हर्ट्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल बनवा रहा हूं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। और पराश्रव्य हमारे पास क्या होती है, 20 हर्ट्ज से, 20 किलो हर्ट्ज से जो हमारे पास अधिक की ध्वनि होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चमगादड़, जिसे चमगादड़ यूज करते हैं, ठीक है ना। चमगादड़ इसी के सहारे क्या करते हैं, अपना रास्ता ढूंढते हैं, उनको दिखता तो है नहीं, देखो, तो वो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, और जैसे ही ध्वनि लौट के वापस आती है तो जल्दी लौट के वापस आ गई तो उन्हें क्या हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है ना, कि क्या चल रहा है, सामने कुछ है, कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। चलिए, इतना करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत ही अच्छा, ये आप लोग समझ गए, 3 होती है हमारे पास, अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज श्रव्य होती है, और पराश्रव्य जो होती है हमारे पास अल्ट्रासोनिक, वो होती है हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। चलिए, अब यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव देख लेते हैं, ठीक है ना, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक, यूज ऑफ, चलिए लिख लेते हैं, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव। यूज हमारे पास क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य, लिख लीजिए पराश्रव्य,
पराश्रव्य। देखिए बहुत ही फेमस यूज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का, क्या कहते हैं, समुद्र की गहराई नापने में, समुद्र की गहराई नापने में, लिख लीजिएगा, समुद्र की गहराई नापने में पहला, और जिस यंत्र का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फैडोमीटर, फैडोमीटर, ठीक है ना, फैडोमीटर, ठीक है ना, फैडोमीटर कहते हैं, ठीक है ना, फैडोमीटर, ठीक है। चलिए इसका यूज, दूसरा इसका यूज क्या है हमारे पास, इसका यूज ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, यूज इसका किस में किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में, पता लगाना, ठीक है ना, ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना, लिख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव ब्रेन ट्यूमर का पता लगाना, ठीक है ना। दूध को शुद्ध करने में, तीसरा इसका यूज भी और क्या किया जाता है, दूध को शुद्ध करने में, इसका यूज और कहाँ किया जाता है, शुद्ध करने में, दूध को शुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अल्ट्रासाउंड, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं। चौथा, ये सिर्फ मैं एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा क्या, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड ये वही है जिसे आप क्या कहते हैं, सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड इसे क्या कहते हैं, सोनोग्राफी। इससे क्या कहते हैं, सेक्स का पता लगाते हैं, किसका, सेक्स का पता लगाते हैं किसमें, भ्रूण में, सेक्स का पता लगाते हैं कि लड़का मेल है या फीमेल। हालांकि ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं कि अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, इससे हम क्या करते हैं, सेक्स का पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए सोनार, इसका यूज किस में करते हैं, सोनार में भी करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, सोनार लिख लीजिएगा, सोनार, ठीक है ना, SONAR, सोनार। साउंड क्या लिखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार हमारे पास क्या होता है, हालांकि मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते हैं मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं और यहां पे मैं आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे आप लोगों को बता रहा हूं, बस आपको यहां से क्या करना है, कंसेप्ट लर्न करना है और जाके MCQ सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, अपने कॉन्सेप्ट को, डीप डाउन कॉन्सेप्ट को अपने मतलब अंदर बसा लेना है, ठीक है ना। चलिए तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का हमारे पास फुल फॉर्म होता है सोनार। इसमें भी हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड, हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है, ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड यानी ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल। इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब ध्वनि एक माध्यम से अन्य माध्यम में जाती है तो उसकी चाल जो होती है बदल जाती है। जैसे हमारे पास ये क्या है, मीडियम 1 है और मीडियम 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चाल रहेगी, तो यहाँ पे अगर हम S1 कहेंगे तो यहाँ पे जो हमारी चाल रहेगी वो S2 होगी। कहने का मतलब क्या है, आप लोग लिख लीजिएगा, जब ध्वनि एक माध्यम से M1 से दूसरे माध्यम M2 में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। तो चलिए मीडियम अगर चेंज होगा तो क्या क्या चेंज होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, मीडियम चेंज, ठीक है ना, मीडियम चेंज यानी हम यहां पे क्या बदल रहे हैं, माध्यम बदल रहे हैं, ठीक है ना। माध्यम बदलने पर, ठीक है ना, माध्यम बदलने पर क्या क्या चेंजेस होंगे आप लोग यहां पे लिख लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो हमारे पास क्या क्या बदलता है वो भी हम देख लेते हैं। तो जब कभी भी मीडियम चेंज होगा तो हमारे पास क्या चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, क्या चाल बदलेगी। वेवलेंथ हमारी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य भी चेंज हो जाएगी और हमारे पास क्या चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ, ठीक है ना, तरंग दैर्ध्य भी हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगी, लेकिन याद रखिएगा कि जब कभी भी मीडियम चेंज होगा, टॉपिक वही चल रहा है, मीडियम चेंज होगा, लेकिन मीडियम चेंज होने के साथ साथ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हमारी क्या रहेगी, आवृत्ति हमारी नियत रहेगी, यानी इसमें क्या होगा, नो चेंज,
नो चेंज। आवृत्ति हमारे पास नियत रहेगी, नियत रहेगी। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कभी भी साउंड मीडियम चेंज करती है तो क्या क्या चेंज हो जाता है। तो जब कभी भी साउंड हमारी मीडियम को चेंज करती है तो हमारे पास स्पीड भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी नियत रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, ठीक है ना। अब चलिए हमारे पास ध्वनि की चाल में किसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब यानी प्रेशर लिख देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं। दाब का यानी प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला स्पीड ऑफ साउंड पर यानी ध्वनि की चाल में दाब का, यानी आप प्रेशर बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन टेम्परेचर में देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर में देखते हैं। टेम्परेचर अगर मैं टेम्परेचर में देखूं तो इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, इसका प्रभाव पड़ता है। और कितना पड़ता है लिख लीजिए, डायरेक्ट पॉइंट है, रट लीजिए एकदम। एग्जाम में 1 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर 1 डिग्री तापमान को बढ़ाओ तो स्पीड ऑफ साउंड तो साउंड की जो स्पीड है, तो साउंड की स्पीड हमारे पास कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी अब चलिए ह्यूमिडिटी का क्या, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता, ठीक है ना। आर्द्रता को बढ़ाने से स्पीड भी क्या हो जाती है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, आर्द्रता जैसे ही हमारे पास आएगा टर्म ह्यूमिडिटी से स्पीड हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी से स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैंने आप लोगों को 3 चीजें बताई, एक बार देख लीजिए। साउंड स्पीड का जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो दाब बढ़ाने पर कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने से साउंड की जो स्पीड है वो हमारी कितनी बढ़ जाती है, 0.6 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी की बात करूं, आर्द्रता बढ़ाने से भी हमारे साउंड की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों का टाइम बचाने के लिए सारे फैक्चुअल चीजें जो एग्जाम में आती है मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की क्या होने चाहिए, ध्वनि के लक्षण, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में लिख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है ना, ध्वनि के लक्षण, ठीक है ना, ध्वनि के लक्षण, ठीक है। सबसे पहले इंटेंसिटी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंटेंसिटी के बारे में देखिए। मैं जल्दी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्यों, आप लोग इसे 2x स्पीड में करके देखिए, 4x करके देखिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूं, बस मुझे इतने से फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तीव्रता। अब ये तीव्रता है क्या, सीधे समझिए, धीमा या तेज होना, यही आपकी क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। आवाज का क्या होना, धीमा होना। इंटेंसिटी, जैसे आप नहीं कहते यार इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, यानी कितनी तेज आवाज आ रही है, इंटेंसिटी बहुत लो है, तेज होना, ठीक है ना। धीमा, इंटेंसिटी बहुत लो है, धीमा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, धीमा या तेज होना आवाज का या साउंड का हमारे पास क्या कहलाती है, इंटेंसिटी। धीमा को हम क्या कहते हैं, फीबल, FEEBLE, फीबल। और तेज को हम क्या कहते हैं, लाउड, ठीक है ना, लाउड। ये आप लोग इंग्लिश टर्म भी लिख लीजिएगा, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। अगर मैं इंटेंसिटी की यूनिट की बात करूं, यूनिट की लिख लीजिए, यूनिट हमारे पास क्या होती है, एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, तो आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होते हैं हमारे पास, बेल, या हम क्या लिखते हैं, डेसीबल, ठीक है ना, बेल या डेसीबल, ठीक है ना। और इसको कैसे, डीबी है ना, डीबी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल तरीके से बात करते हो, जैसे नॉर्मल मैं बात कर रहा हूं या आप बात कर रहे हो किसी से, तो नॉर्मल टॉक अगर मैं देखूं, नॉर्मल टॉक
नॉर्मल टॉक में जो हमारे पास जो साउंड की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो हमारे पास कितनी होती है 30 से 40 dB। कितनी होती है 30 से 40 dB। लेकिन अगर हम लाउड टॉक करते हैं, लाउड चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है ना, चिल्लाते हो ना, गाली गलौज, जैसे शादीशुदा इंसान ये जानता है, ठीक है ना, कि अगर लाउड टॉक होती है तो देखिए उसकी जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो 50 से 60 dB की होती है। शादीशुदा आदमी जानता है, वो सुन सकता है, आप लोग नहीं सुन पाओगे जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है। बाकी लाउड टॉक, लाउड इंटेंसिटी आप कब सुनोगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है ना। 50 से 60 डेसिबल की आवाज़ आपको रोज सुनने को मिलेगी जब आप शाम को घर आओगे। चलिए ठीक है, WHO के अनुसार साउंड की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिख लीजिए जो हमारा WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अभी कोरोना फैला दिया था, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कह सकते कोरोना फैला दिया था, मतलब बहुत सारी अफवाहें इधर उधर चली, चलिए उससे हमें मतलब नहीं है। WHO ने महिलाओं को बताया है कि मतलब उनकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, या लाउड टॉक की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, साउंड की इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो साउंड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 45 dB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, 45 dB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या होंगे, आप बहरे हो जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग तो नाटक भी कर लेते हैं बहरे होने का, ठीक है ना, शाम को उनको बहुत खरी खोटी सुनने को मिलती है। चलिए इससे हट के अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर 85 dB का साउंड सुनते हैं, अगर आपको कोई 85 dB इंटेंसिटी का साउंड सुना दे तो आप क्या हो जाएंगे, बहरा हो जाएंगे। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप कितने dB का साउंड सुनेंगे तो आप बहरा हो जाएंगे, यानी 85 dB का। लेकिन अगर कोई आपको 150 dB का सुना दे, 150 dB का सुना दे तो आप लोग क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। शादीशुदा आदमी क्यों पागल हो जाता है, यही कारण है, शादीशुदा आदमी पागल हो जाता है। चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हमारी ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। चलिए तो ध्वनि की तीव्रता लिखिए, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी यहां पे लिख लीजिए, इंटेंसिटी ये किस पे डिपेंड करती है। अगर मैं कहूँ डिपेंड करना इन द सेंस कि ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आयाम के स्क्वायर, ठीक है ना, आयाम का स्क्वायर। आयाम को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। और आवृत्ति लिख लीजिए, आवृत्ति डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आवृत्ति के स्क्वायर, आवृत्ति को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, भर गया। इसी के आगे आप लिख लीजिएगा क्या, डेंसिटी यानी घनत्व में स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास ध्वनि की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होता है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और डेंसिटी घनत्व, इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो अपॉन में लिखा है, ध्वनि स्रोत से दूरी, ध्वनि स्रोत से दूरी, इसको लिख लीजिए, ध्वनि स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है ना। चलिए अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कि आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि ध्वनि की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम स्क्वायर, आवृत्ति, या किसके, ध्वनि स्रोत से दूरी। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आयाम स्क्वायर की अगर होती है तो वहां पे आयाम स्क्वायर लगा दीजिएगा, आवृत्ति स्क्वायर की होती है तो आवृत्ति स्क्वायर लगा दीजिएगा। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आप वहां पे क्वेश्चन क्या करेंगे, बना के दे देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी, रुकिए मैं थोड़ा पेज इंक्रीज कर लेता हूं, इंटेंसिटी हो गया है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देख लीजिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट तारत्व पिच, हम क्या लिखेंगे, तारत्व हमारे पास क्या होता है, तारत्व, पिच हमारे पास, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आप कहते हैं ना कि पिच बहुत हाई पिच साउंड है, बहुत लो पिच साउंड है, तो इसको पिच को बोलते क्या है, आइए वो समझ लेते हैं। देखिए साउंड का, मैंने क्या बोला, साउंड का मोटा या, सॉरी इसको कैसे हटाएं, साउंड का मोटा या
ठीक है ना, पतला, साउंड का मोटा या पतला होना, पतला होना हमारे पास क्या कहलाता है, तारत्व, पिच कहलाता है। बस इतनी ही है, साउंड का मोटा या पतला होना क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये भी लिख लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट चलते हैं, पिच। तारत तो समझ लेते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसी आवाज आती है और लो फ्रीक्वेंसी पे कैसी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि एक नंबर में ये बहुत ही आसानी से आप लोगों से पूछ लिया जाता है। चलिए तो फिर लिखिए तारत्व, पिच, पिच, ठीक है ना। अगर हमारे पास तारत्व है, पिच दिया हुआ है, चलिए थोड़ा इसको सुधार लेता हूँ, हाँ आ जाइए, पिच दिया हुआ है तो हमारे पास जब कभी क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्रीक्वेंसी जब क्या हो, हाई हो। दूसरा हमारे पास क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी। क्यों? अभी मैंने बताया जो हमारी पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी का दो ही हो सकता है, या तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास या तो लो फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों में देखे लेते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी या हाई पिच होगी, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई, मैं क्या बोल सकता हूं, हाई पिच बोल सकता हूं, तो हमारे पास आवाज कैसी होगी, पतली होगी। हमारे पास आवाज कैसी होगी, पतली होगी, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच, ठीक है ना। और लो फ्रीक्वेंसी या लो पिच, ठीक है ना। लो पिच में हमारे पास कैसी होगी, आवाज मोटी होगी, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा कि जब भी हमारे पास क्या होती है, पिच हाई होती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। जब हमारे पास लो पिच होती है यानी लो फ्रीक्वेंसी होती है तो हमारे पास आवाज़ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा क्लास लंबी जाएगी लेकिन यहाँ पे साउंड की हर एक बातें मैं वो आपको बता के जाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट डाल लीजिए, डॉपलर इफेक्ट। चलिए डॉपलर इफेक्ट भी समझ लेते हैं, लिख लीजिए हेडिंग DOPPLER, डॉपलर इफेक्ट यानी इसको हम क्या बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव, ठीक है ना। चलिए डॉपलर प्रभाव देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक ने 1842 में, ऑस्ट्रिया लिख लीजिए, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है लेकिन लिख लीजिए, ऑस्ट्रिया में 1842 में, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया में डॉपलर प्रभाव कब बताया गया, ऑस्ट्रिया में 1842 में, ठीक है ना। यदि ध्वनि स्रोत, अब सुनिएगा, यदि ध्वनि स्रोत या स्रोत की स्थिति में चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आता है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यानी कहने का क्या मतलब है कि आपके पास, जैसे देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, समझिएगा डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर इफेक्ट सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, यदि ध्वनि स्रोत या स्रोत की स्थिति में पोजीशन या चेंज आता है, मैंने क्या बोला, ये हमारे पास क्या है, एक ध्वनि स्रोत है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये चोगा बना हुआ है, आप लोग देखते हैं ऐसे चोगा बोलने वाला जो होता है, ठीक है ना, ये चोगा बना हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही ध्वनि स्रोत है, ठीक है ना, ध्वनि स्रोत, तो जब हमारे पास, चलिए तो ये हमारे पास क्या है, मैं इसको लिखे देता हूं, क्या, ध्वनि स्रोत, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आदमी है, चंगू मंगू है, ये सुनना है, ठीक है ना। ये हमारे पास रामलाल है, ये जैसे ही इस ध्वनि स्रोत के पास आता जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि जैसे ही यदि ध्वनि स्रोत या स्थिति में पोजीशन या स्रोत की स्थिति में चेंज आता है तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आता है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास ध्वनि स्रोत है और आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जैसे आप इस ध्वनि स्रोत के पास आते जाएंगे या ये ध्वनि स्रोत आपके पास आता जाएगा, दोनों ही कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप यहीं से और दूर जाना स्टार्ट कर दें, यानी आप क्या कर रहे हैं, ध्वनि स्रोत से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से इधर जाना चालू कर दें, इधर, ठीक है ना, पूर्व की ओर। अब आप और दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, घटेगी। या इस ध्वनि स्रोत को ही यहाँ से दूर हटाया जाए तो आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि ध्वनि स्रोत या
यदि ध्वनि स्रोत या श्रोता की स्थिति में परिवर्तन होता है तो जो चेंज आता है, तो जितना चेंज उनकी स्थिति में होता है वही चेंज हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब अगर श्रोता पास आता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अगर श्रोता ध्वनि स्रोत से दूर जाएगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बस यही डॉपलर इफेक्ट ने बताया, ज़्यादा इन्होंने कुछ बताया नहीं। टॉपिक में आता है इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना। अब डॉपलर इफेक्ट क्या है, नोट लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। ये साउंड और लाइट, ये साउंड और लाइट दोनों पे लागू होता है। क्या, दोनों पे लागू होता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना। ये कोई अलग नहीं है, ये साउंड और लाइट दोनों पे लागू होता है, ठीक है ना। इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली है तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए इतनी बातें आप लोगों ने लिख ली, चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कितना पढ़ चुके हैं। चलिए बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाई। आप लोगों को एक एक चीज़ें जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग सारी चीज़ें एक एक करके अगर आप कहेंगे तो मैं इसे व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा वैनम एकेडमी का बना हुआ है, मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये क्या होगी, डायरेक्ट वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगी। बस आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, और जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में नंबर डाल देंगे, मैं उनको ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। मैं उनको क्या करूँगा, इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट्स कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेके आऊँगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा और बचा हुआ है किसके, साउंड के बारे में, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए वैनम एकेडमी के साथ इस पटवारी के सिलेक्शन की दौड़ में। धन्यवाद।